नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां बीते दिनों हुए ट्रांसफर में गड़बड़ी के बाद एक बार फिर से बड़ा एक्शन हुआ है। इस एक्शन के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस अमित मोहन प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीएमओ ने आदेश देते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को ये दिए हैं और पीएमओ ने यूपी के मुख्य सचिव से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ शिकायत की जांच करने को कहा। अमित मोहन की शिकायत आर-क्यूब ग्रुप के मालिक महेश श्रीवास्तव ने पीएमओ में की थी और इसी के बाद अब पीएमओ ने इस शिकायत पर बड़ा एक्शन लिया है। महेश श्रीवास्तव ने शिकायत में कहा कि विद्वेष की भावना से कई जिलों में अमित मोहन ने भुगतान रोका हुआ है। महेश श्रीवास्तव द्वारा अपर मुख्य सचिव की शिकायत में जांच की भी मांग रखी गई थी और अब उनकी शिकायत पर पीएमओ ने ये जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र के जरिए अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ गड़बड़ियों की भी शिकायत मिली थी। इसके बाद एसीएस के खिलाफ जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई थी। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से शीर्ष पदों पर गड़बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। योगी सरकार द्वारा शुक्रवार को ही एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और इन तबादलों के बाद लखनऊ के एससीआरबी के डीआईजी की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी सभाराज को दी गई है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी स्वामी प्रसाद को लखनऊ के विशेष जांच प्रकोष्ठ के डीआईजी की नई जिम्मेदारी मिली। तो वहीं सौमित्र यादव को लखनऊ 112 विभाग के डीआईजी और रमेश को लखनऊ स्थित इंटेलिजेंस मुख्यालय का डीआईजी बनाया गया है। बता दें आपको कि इसी क्रम में बाबूराम को सीबीसीआईजी विभाग के डीआईजी और दयानंद मिश्रा को फूड सेल के डीआईजी की नई जिम्मेदारी दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि प्रयागराज से सामने आई है। आपको बता दें कि अगर आपको विदेशी महिला या पुरुषों से शादी करने का ऑफर मिले तो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि शादी की बात होगी और आप उनसे फोन पर बात करेंगे या फिर व्हाट्सएप चैट करेंगे। पुरुषों और महिलाओं की इसी आदत का फायदा उठा रहे हैं ये साइबर ठग। प्रयागराज में आईजी की टीम को लीड कर रहे साइबर थाने के इंचार्ज राजीव तिवारी ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया गया और बताया गया है कि ये जो शख्स गिरफ्तार किया गया है वो एक नाइजीरिया का नागरिक है और उसने उन बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ ठगी की है जो विदेश में शादी करने के इच्छुक होते हैं। नाइजीरिया का ये शख्स ओगास स्टैनली दिल्ली में रहता था और इसी के यहाँ पर काम करता था। बताया जा रहा है कि इसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि इस सोशल साइट पर ऐसे लोगों को ढूंढता था जो विदेश में शादी करना चाहते हैं और उनकी माली हालत अच्छी होती थी और तब ये अपने विदेशी जालसाजों के साथ ठगी का पूरा प्लान तैयार करता था। बता दें आपको कि साठगांठ करके ये विदेशी महिला और पुरुषों के नाम पर आईडी बनाता था और फिर उसी विदेशी नंबर से पुरुष और महिला से चैट करना शुरू करता था। फिर उनको विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर कस्टम चार्ज के बहाने पैसे मांगे जाते थे। पुलिस को अब तक इसके अनगिनत फ्रॉड की कहानियां पता चल चुकी हैं और इस खुलासे से यह भी पता चला है कि विदेश से भारत में ठगी का ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। ये साइबर थाना प्रयागराज ने एक बहुत अच्छा कार्य आज किया है। इन्होंने जो है एक साइबर ठग को पकड़ा है जो कि फेसबुक पर आईडी बना करके खासतौर से तलाकशुदा और अविवाहित लोगों को आकर्षित करके कि वहाँ पर उनसे आईडी बना लें और उनसे चैट करें, उनसे विवाह शादी तक की बात की तक जाएं और इसके बाद वो कुछ गिफ्ट देने के नाम पर वो उनको पैसा लेते थे और वो पैसा डलवाते थे अपने खाते में। और इस तरह से एक प्रकरण यहाँ का आया था जिसमें करीब 20 लाख की ठगी हुई थी और एक व्यक्ति जो इस पर फेक आईडी का शिकार हो गया था और वो लगातार गिफ्ट भेजने के नाम पर महिला की आईडी लगाकर गिफ्ट भेजते थे। ये उस गिफ्ट पाने की लालच में 20 लाख रुपए। और अयोध्या पहुंचे खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मसौदा सीएचसी का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान मंत्री को कई कमियां मिली और मंत्री ने कमियों को दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। रिकॉर्ड रूम में रजिस्टर व्यवस्थित नहीं था और रजिस्टर को मेंटेन करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ प्रसूता से सुविधा शुल्क मांगने की शिकायत पर मंत्री नाराज हो गए। इस मामले पर सीएमओ से नाराजगी जताई गई और कहा गया है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला जरूर लाया जाएगा।
के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में आज जनपद अयोध्या में ये सीएससी मसौदा का निरीक्षण किया गया। यहाँ की ओपीडी और मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं हमने देखा है। जहाँ पर भी कुछ कमी प्रतीत हुई उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से मिले, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता यहाँ पर है। कहीं किसी प्रकार का जो भी कमी है। और मिर्जापुर लालगंज थाना क्षेत्र के बस्तरा पांडे गांव से ये मामला सामने आया, जहां पर इस गांव के पास नेशनल हाईवे 135 पर गुरुवार की शाम 6 बजे कांवड़ियों से भरी पिकअप वाहन पलटने से 16 कांवड़िए घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और कांवड़ियों को मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसमें से एक कांवड़िए की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। धाम जा रहे थे हम, अचानक गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, एक अपनी गाड़ी पलट गई। गाड़ी में कुल कितने लोग सवार थे? हम लोग पूरे 16 लोग। कौन सी गाड़ी थी? मैजिक। अच्छा, कितने लोगों को चोट लगी है? हाँ, कितने लोगों को चोट? सभी लोगों को चोट लगी। तो कहाँ से जा रहे थे? कहाँ से कहाँ? हम लोग क्लास से जा रहे थे बैजनाथ धाम, कांवर लेकर। तो अभी और लोगों का इलाज कहाँ चल रहा है? अभी और लोग थे वहाँ लालगंज से भी सभी लोग मिर्जापुर जा रहे हैं। तो बैजनाथ ग्राम बगुरा थाना हलिया से 15 कांवरिया मैजिक में सवार होकर बाबा धाम के लिए रवाना हो रहे थे। लालगंज थाना क्षेत्र में ग्राम खजुरी के पास अचानक गाड़ी रोड पर पलट गई। सूचना मिलने पर मैं क्षेत्र अधिकारी लालगंज एसएचओ लालगंज मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को सीएससी लालगंज लाकर सभी का प्राथमिक उपचार करवाया गया है। सभी और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग पर कहा है कि कमलनाथ के पहले विधायक गए तो सत्ता चली गई, सत्ता गई तो साख और अब तो नाक चली गई है। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी है और बताया गया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 219 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस बीच 217 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हो चुके हैं। और भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल इस देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति के लिए ऐतिहासिक निर्णय किया गया था और देश के सभी सांसद और विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनजातीय समाज के गौरव द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक मतों से राष्ट्रपति चुना है। आपको बता इस दौरान देश के 130 करोड़ जनता ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का स्वागत किया और खुद भी प्रदेश की सभी जनता की ओर से ऐतिहासिक निर्णय पर भारत की पहली जनजातीय वर्ग के राष्ट्रपति को बधाई दी गई। कि जिस सामूहिक भाव से पार्टी ने कमल निशान के प्रतिनिधि के रूप में मुझे महापौर का प्रत्याशी बनाया था और इंदौर की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रण प्राण से जुटकर ये ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, उसका अभिनंदन। और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी और वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। बता दें आपको कि गुरुवार को ही सुबह 11 बजे काउंटिंग हुई थी और इस दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया था। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए थे। थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले और यशवंत सिन्हा इस राउंड में 2,61,062 वोट ही जुटा सके हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट भी शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में बीजेपी कार्यालय पर आतिशबाजियां की गई और एक दूसरे को मिठाई वितरित की गई है। वाला शहर स्वच्छता के अभियान में लगातार 5 बार से
और इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग पर कहा कि कमलनाथ के पहले विधायक गए तो सत्ता चली गई और सत्ता गई तो साख और अब नाक ही चली गई है। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी और बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 219 नए मामले सामने आए। साथ ही साथ इस दौरान 217 मरीज ठीक भी हुए हैं। युवराज थे वो तो गाड़ी से ही नहीं उतरते हैं, फग्गन सिंह जी तो उतर के बातचीत कर रहे हैं। काय के लिए इस तरह की बातें करते हैं? वो केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद भी उनने डिमांड से ज्यादा उसको पैसा दिया भुट्टे का। अब इसको भी अगर कांग्रेसी इशू बना रहे हैं तो आप इससे कांग्रेस की मानसिकता और दिवालियापन समझो। जनजाति के फग्गन सिंह जी भी हैं, जनजाति वर्ग से ही आते हैं, और राष्ट्रपति जी भी इसीलिए तो क्रॉस वोटिंग का सामना करता है, इसीलिए करना पड़ता है और इसीलिए कांग्रेस टूटती है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 219 प्रकरण नए आए, जबकि 217 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस 1435 हैं। जो सैंपल लिए गए हैं पिछले 24 घंटे में वो 8195 लोगों के सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 2.67 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 6 केस पुलिसकर्मियों के प्रचलन में हैं। जो वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर वो 1,95,061 लोगों को संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,18,06,000। और रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां पौड़ी में शक्ति अभियान और हरेला पर्व के अवसर पर इंटर कॉलेज परसूडाखाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अध्यक्षता दी और इसमें स्वच्छता गोष्ठी और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने गढ़वाल भाषा में जल संरक्षण तय अपणु बढ़ावा यानी देश की तरक्की मां अपणु भूमिका निभावा, इसका संदेश देते हुए विधायक के छात्र छात्राओं को स्वच्छता, जल संवर्धन और पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। और इस बीच सोनकच्छ पुलिस ने तेल का ट्रक चोरी करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 8 जुलाई को अर्जुन सिंह पवार ने सोनकच्छ थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि शाम को 7 बजे उसका एक ट्रक चोरी हुआ है। इसमें करीब 496 कृति सोया तेल और 15 लीटर के डब्बे थे और 106 पेटियां थी। पूरे मामले में सोनकच्छ पुलिस ने विवेचना की आईपीसी 379 की धारा लगाकर अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही साथ यहां पर एक विशेष टीम बनाकर देवास शहर के टोल नाकों पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। तकनीक की मदद से पुलिस ने ट्रक को ट्रेस किया और मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी किए जाने का पता लगाया। फरियादी अर्जुन पवार हैं, ये खनका खजुरिया के रहने वाले हैं। हमारे कॉन्टेक्ट में इन्होंने ये शिकायत करी थी हमारा ट्रक जिसमें तेल लोड था, तेल के डिब्बे और पेटियाँ लोड थी, 550 डिब्बे और 125 पेटियाँ जो लोड थी वो चोरी चला गया है। प्रकरण दर्ज करके विवेचना की गई। तकनीकी साक्ष्य के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज ये सब मुखबिर तंत्र की मदद से जानकारी मिली वगैरह फटा के पास में व्यक्ति तेल बैठने की तरह में घूम रहा है। सीआई सोनकच्छ उनका देवरवाल मैडम अपनी टीम को लेकर व्यक्ति राउंड अप किया। और इस बीच जबलपुर शहर के जाने माने और प्रसिद्ध बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल के चिकित्सकों के अथक प्रयास और एक्मो मशीन के सहयोग से एक 11 साल के बच्चे की जान बचाई जा सकी है। इस बच्चे की जान बचाकर उसे नया जीवन दिया गया और इसी कारण अब उस बच्चे के माता पिता अस्पताल से बच्चे के डिस्चार्ज डेट पर उसका जन्मदिन मनाएंगे। गौरतलब है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी दिन ही डॉक्टरों द्वारा बच्चे को नया जीवन दिया गया।
बता दें कि यह पूरा मामला पन्ना जिले का है, जहां एक 11 साल के बच्चे को बिच्छू ने डंक मार दिया था। बिच्छू के डंक मारने से बच्चे के प्राण संकट में आ गए और जब परिस्थितियां बिगड़ने लगी तब बच्चे के माता पिता उसे लेकर जबलपुर के बडेरिया मेट्रो प्राइम अस्पताल पहुंचे। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के अथक प्रयास से बच्चे की जान बचाई जा सकी है। और सावन महीने के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है। हरिद्वार में गंगा स्नान किया जा रहा है और इसी दौरान हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं अब राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण बीते दिनों भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है। इसी के कारण नदी में तेज बहाव है और इस तेज बहाव के कारण शुक्रवार की सुबह ही हरिद्वार में एक बड़ा हादसा हुआ। इसमें 7 कांवड़िए बह गए और उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में गंगा नदी में बीते कुछ दिनों से काफी तेज बहाव बना हुआ है। इसी के चलते यह हादसा हुआ, जहां कांवड़िए बह गए हैं। इनको सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान से बचा लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इसकी जानकारी जोनल मजिस्ट्रेट नरेश चौधरी ने दी। उन्होंने बताया है कि आर्मी की तैराक दल ने मिलकर इन लोगों को बचाया है और अब तक 18 कांवड़ियों को बचाया जा सका है। और बताया यह भी जा रहा है कि घाटों पर लोगों से तेज प्रवाह में न जाने की अपील की गई है। कल भी एक महिला तेज प्रवाह में बह गई थी, जिसे बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो पूरी तरह सुरक्षित है। और विवादों में रहने वाली उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अब एक बार फिर से विवादों में आ घिरी हैं। ये विवाद उनके ही विभाग के द्वारा जारी की गई चिट्ठी को लेकर है। बता दें आपको कि एक लेटर में विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों से अगले महीने यूपी के बरेली में होने वाले एक धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने की बात कही गई। यह आयोजन कोई और नहीं बल्कि विभाग की मंत्री रेखा आर्या करवा रही हैं। और वहीं दूसरा पत्र बाल विकास विभाग है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जल अभिषेक करने के निर्देश दिए गए हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के भी निर्देश दिए गए और इस कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इनवाइट किया गया है। इसके लिए बाकायदा विभागीय पत्र जारी किया गया, जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संज्ञान लेने की भी मांग उठाई। ये स्थिति तब है जब राज्य में मानसून के चलते छुट्टियां रद्द की गई हैं और दूसरी तरफ खाद्य मंत्री के निजी कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड से बाहर विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इस बीच रेखा आर्या ने बयान देते हुए कहा कि मैंने किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर निमंत्रण नहीं दिया है। जिसको आना है वो अपनी मर्जी से आ सकता है। और अब इसी बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपत्ति जताई है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।